कहानी की शुरुआत एक परियों के देश जैसी सफेद भूमि में होती है, जहाँ लॉफ्स कबीले के लोग रहते हैं। ये कबीला, जिसे अलग हुए लोगों के नाम से जाना जाता है, अपने लंबे जीवन के लिए मशहूर है। लॉफ्स लोग 1000 साल तक जीवित रह सकते हैं और 15 साल की एज में उनकी शारीरिक उम्र बढ़ना बंद हो जाता है, जिससे वे हमेशा जवान दिखते हैं। माकिया एक 15 साल की अनाथ लड़की कबीले के बुजुर्गों द्वारा पाली गई है। वो अपने दोस्तों लीलिया और करीम के साथ हिबियोल बुनते हुए दिखती है। ये एक विशेष कपड़ा है जो लॉफ्स की यादों और भावनाओं को सहेजता है। हिबियोल उनके लिए एक पवित्र परंपरा है, जिसमें वे अपने लंबे जीवन के अनुभवों को बुनते हैं। माकिया, जिसके दोस्त होने के बावजूद अपने आप को काफी अकेला महसूस करती है। वो अपने सुनहरे बालों को संभालते हुए सोचती है कि उसका जीवन हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा, लंबा लेकिन खाली। एक दिन एक बुजुर्ग लॉफ्स उसे चेतावनी देती है, माकिया, अगर तुम गलती से हमारे इस देश से बाहर चली गई तो कभी किसी इंसान से प्यार मत करना, क्योंकि इंसान जल्दी बूढ़े होंगे, फिर मर जाएंगे और तुम फिर अकेली रह जाओगी। ये शब्द माकिया के दिल में गहरे उतर जाते हैं और वह चुपके से आंसू बहाती है। एक रात माकिया अपनी खिड़की के पास बैठी हिबियोल बुन रही होती है। तभी उसकी नजर करीम पर पड़ती है, जिसे वो मन ही मन बहुत पसंद करती है। करीम एक लंबा गंभीर स्वभाव का लड़का है। वो गांव के बाहर नीले फूलों के समुद्र की ओर जा रहा होता है। माकिया उत्साह में खिड़की से बाहर निकलती है और उसका पीछा करती है, ये उम्मीद करते हुए कि शायद वो करीम से अपने दिल की बात कह सके। लेकिन नीले फूलों के बीच वो करीम को अपनी सबसे अच्छी दोस्त लीलिया के साथ देखती है। करीम लीलिया को गले लगाता है और कहता है, लीलिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लीलिया की मुस्कुराहट ये साफ जाहिर करती है कि उसे भी करीम से प्यार है। माकिया पास की झाड़ियों में छिपकर ये सब देखती है। उसका तो मानो दिल ही टूट जाता है और आंसुओं से भरी आंखों के साथ वो उन लोगों को देखने लगती है। वो सोचती है कि शायद उसका लंबा जीवन उसे प्यार से भी वंचित रखेगा। उसी रात मेजाटे साम्राज्य के सैनिक, जो लॉफ्स के लंबे जीवन का रहस्य जानना चाहते हैं, विशाल ड्रैगन रेनाटो की पीठ पर सवार होकर गांव पर हमला करते हैं। माकिया उन्हें देखकर आश्चर्य में चिल्लाती है, जिसे सुनकर करीम उसे जल्दी वापस जाने और बड़े लोगों को चेतावनी देने के लिए कहता है। वो हर जगह खोजती है, लेकिन वो किसी को भी नहीं ढूंढ पाती है। तभी गांव का द्वार बंद होना शुरू हो जाता है और आसमान में खतरे की घंटियां बजती है। ड्रैगन और सेना के लोग देख के सभी लॉफ्स लोग डरने लगते हैं। उनका कप्तान सैनिकों को बलपूर्वक सभी महिलाओं को ले जाने का ऑर्डर दे देता है और जो भी लॉफ्स लोग इसका विरोध करते हैं, उन्हें बिना दया के मार दिया जाता है। हमें पता चलता है कि रेनाटो एक प्राचीन ड्रैगन है जो रेड आई नामक बीमारी से ग्रस्त है, जिसके कारण उसकी आंखें लाल चमकती है। सैनिक गांव में आग लगा देते हैं और लॉफ्स की महिलाओं का अपहरण शुरू कर देते हैं, ये मानते हुए कि इन महिलाओं से जो बच्चे होंगे वो भी लंबी आयु वाले होंगे। उनका लंबा जीवन उनके बच्चों में ट्रांसफर हो सकता है। तभी अचानक रेनाटो अनियंत्रित हो जाता है। वो उनकी पकड़ से छूटकर इधर उधर उड़ने लगता है। वहीं माकिया बंद दरवाजे के पीछे रो रही होती है। तभी वो ड्रैगन उसकी तरफ आ जाता है। वो डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। फिर तभी रेनाटो हिबियोल के ढेर में उलझ जाता है और माकिया को अपने साथ उड़ा ले जाता है। माकिया हवा में लटकती हुई अपने जलते हुए गांव को देखती है। तारे चमक रहे हैं, लेकिन उसका दिल निराशा से भर गया है। ये पहली बार है जब वो लॉफ्स गांव छोड़ रही है और वो नहीं जानती कि आगे क्या होगा। रेनाटो आग की लपटों में घिरकर एक घने जंगल में गिर जाता है। उसका शरीर लाल होकर जल जाता है, लेकिन माकिया चमत्कारिक रूप से बच जाती है। वो हिबियोल के टुकड़े को कसकर पकड़े हुए है, जो अब उसका एकमात्र साथी है। वो गांव की ओर देखती है, जो अब आग की लपटों में डूबा है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद निराशा से भरी वो एक चट्टान के किनारे खड़ी होती है। वो अपने लंबे जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचती है। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो पास जाती है और एक मृत माँ की बाहों में एक शिशु को देखती है, जो अपनी माँ की उंगलियों को कसकर पकड़े हुए है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो अक्सर लॉफ्स से हिबियोल खरीदा करता है। वो बताता है कि मैं यहाँ हिबियोल खरीदने आया था, जहाँ मुझे ये लोग मिले। लगता है इस बच्चे की माँ मर चुकी है। अब इस बच्चे को अकेले ही अपना जीवन जीना पड़ेगा। ये सुनकर माकिया को एहसास होता है कि अकेले जीना कितना मुश्किल है और ये बात भला उससे ज्यादा कौन समझ सकता है। माकिया उस बच्चे की आंखों में अपनी तरह का अकेलापन देखती है। वो उसके पास जाती है और उसकी आंखों से आंसू पोंछती है। बच्चा उसकी उंगली पकड़ लेता है और उस पल में माकिया का दिल पिघल जाता है। वो बच्चे को गोद लेने का फैसला करती है। वो खुद से वादा करती है
कि वो इस बच्चे को बड़े होने तक पालेगी और उसे अपने जीवन का हिबियोल बनाएगी। इसके बाद हम एक गांव देखते हैं जहाँ 2 बच्चे खेल रहे थे। तभी एक कुत्ता भौंकने लगता है, जिससे खेत की मालिक, जिसका नाम मिडो है, वो चेक करने जाती है। तभी उसे माकिया दिखती है। वो उस बच्चे को भेड़ का दूध पिलाने की कोशिश कर रही होती है। खेत की मालकिन को देखकर माकिया रोने लग जाती है, लेकिन खेत की मालकिन मिडो एक दयालु महिला है जो अपने 2 बेटों लैंग और डवोल के साथ रहती है। वो माकिया की स्थिति समझती है और उसे अपने घर में जगह देती है। मिडो कहती है, भला एक बच्चा दूसरे बच्चे की देखभाल कैसे कर सकता है। वो कहती है, मुझे पता है कि एक बच्चे की देखभाल कितनी मुश्किल होती है। वही उसके दोनों बेटे माकिया को देख रहे थे। मिडो माकिया से उस बच्चे का नाम पूछने लगती है। हालांकि माकिया उसकी माँ नहीं थी, तो उसे उस बच्चे का नाम नहीं पता था। ये देखकर मिडो के बेटे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। माकिया गुस्से में लीलिया का नाम लेती है। वो बच्चे कहते हैं, पर ये तो शायद एक लड़का है। जिसके बाद माकिया अपनी सबसे अच्छी दोस्त लीलिया के नाम से ही उस बच्चे का नाम एरियल रख देती है। इसके बाद मिडो माकिया को हिबियोल बेचने के लिए एक दुकानदार से मिलवाती है और उसे बच्चे को पालने की सभी बारीकियां सिखाती है। माकिया अपनी लॉफ्स पहचान छिपाने के लिए अपने सुनहरे बालों को लाल रंग लेती है। मिडो की मूर्खतापूर्ण हरकतें और गर्मजोशी माकिया को खूब हंसाती है और वो लंबे समय बाद खुशी महसूस करती है। मिडो कहती है, एक माँ को हमेशा मजबूत रहना चाहिए, भले ही उसका दिल टूट रहा हो। माकिया मिडो की इस बात से काफी प्रभावित होती है और एरियल के लिए एक अच्छी माँ बनने की कसम खाती है। समय बीतता है और एरियल बड़ा होता है। वो अब एक हंसमुख बच्चा है जो मिडो के बेटों लैंग और डवोल के साथ खेलता है। वो एक दिन माकिया को माँ कहकर बुलाता है और ये सुनकर माकिया की आंखें खुशी से भर आती है। वो उसे गले लगाती है और सोचती है कि ये पल उसके लंबे जीवन का सबसे कीमती पल है। माकिया एरियल को हिबियोल बनाना सिखाती है, ये बताते हुए कि लॉफ्स अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं बल्कि कपड़े में व्यक्त करते हैं। एरियल अपना सबसे पहला हिबियोल उस डॉग के लिए बनाता है जिसके साथ वो बहुत खेला करता था। एक रात वो डॉग, जो एरियल का पसंदीदा साथी है, अचानक मर जाता है। पूरा परिवार उसे पहाड़ी पर दफनाता है और उस समय माकिया को पहली बार मृत्यु का अनुभव होता है। वो गहरे दुख में डूब जाती है, ये महसूस करते हुए कि ये केवल शुरुआत है। लैंग मिडो का बड़ा बेटा उसे सांत्वना देता है और कहता है, माँ कभी ऐसे नहीं रोती। माकिया, तुम्हें एरियल के लिए मजबूत रहना होगा, आखिर तुम एरियल की माँ हो। माकिया अपने आंसू रोक लेती है, लेकिन उसका दिल भारी हो जाता है। आगे वो देखती है कि एरियल उसके इंतजार में गेट पे ही सो गया है। माकिया उसे गले लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि मेजार्टे साम्राज्य में जो रेनाटो ड्रैगन्स है, अब वो धीरे धीरे रेड आई बीमारी की वजह से कम होते जा रहे हैं। ये बात राजा को चिंता में डाल देती है। फिर वो अपने सैनिक से लीलिया के बारे में पूछता है, जिसे राजकुमार हैजल से जबरदस्ती शादी करने के लिए यहाँ लाया गया है। मेजार्टे का राजा लॉफ्स की लंबी आयु को अपने वंश में लाना चाहता है और लीलिया के जरिए वो ऐसा करने वाला है। एक दिन दुकानदार माकिया को एक हिबियोल का टुकड़ा दिखाता है जो लीलिया ने बनाया है। माकिया उसे पढ़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि लीलिया मेजार्टे में है और जल्द ही राजकुमार हैजल से शादी करने वाली है। माकिया ये जानकर कि उसकी दोस्त जीवित है, उसे बचाने का फैसला करती है। वो एरियल के साथ मेजार्टे की राजधानी के लिए नाव से रवाना होती है। माकिया और एरियल के जाने के बाद मिडो के बच्चे काफी उदास हो जाते हैं। वही रास्ते में माकिया की मुलाकात करीम से होती है, जो जीवित है और लीलिया को बचाने के लिए आया है। करीम बताता है कि मेजार्टे ने लॉफ्स गांव पर इसलिए हमला किया ताकि उनकी लंबी आयु का रहस्य हासिल कर सके। वो कहता है, मैं लीलिया को आजाद कराऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। माकिया करीम की आंखों में दर्द देखती है, जिसके बाद वो उसका साथ देने का फैसला करती है। मेजार्टे की राजधानी में लीलिया और राजकुमार हैजल की शादी का फंक्शन चल रहा है। सभी फंक्शन का आनंद ले रहे हैं। करीम इस बात का फायदा उठाकर रेनाटो पर हमला करता है, जिस पर राजकुमार सवार है। रेनाटो रेड आई बीमारी के कारण बेकाबू हो जाता है। वहीं माकिया चुपके से लीलिया से मिलती है। वो बताती है कि मेरे साथ करीम भी आया है। वो उसे अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन लीलिया, जो अब एक बच्चे की माँ बनने वाली है, कहती है, माकिया मैं भाग नहीं सकती और इस समय मैं करीम को फेस नहीं कर पाऊंगी। तभी सैनिक वहाँ आ जाते हैं जो माकिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर लीलिया उन्हें रोक देती है और अपने अजन में बच्चे की धमकी देती है। सैनिक पीछे हट जाते हैं। वही ये जानकर कि लीलिया अब माँ बनने वाली है, करीम का दिल टूट जाता है। वो माकिया को अलविदा कहता है, ये मानते हुए कि वो उसका बोझ बढ़ा रहा है। वो उसे बताता है कि वो लीलिया को आजाद करा के ही दम लेगा। फिर माकिया और एरियल एक नए शहर में चले जाते हैं।
जहाँ माकिया काफी जगह काम ढूंढती है पर उसे कोई भी काम देने को राजी नहीं था। वो दुखी होकर वापस लौटती है जहाँ एरियल उसका इंतजार कर रहा था। उसने अपनी माँ के लिए एक हिबियोल बनाया होता है। माकिया जो काम न मिलने की वजह से दुखी थी, एरियल पर गुस्सा करने लगती है। एरियल नाराज होकर घर छोड़कर भाग जाता है। माकिया रोते हुए एरियल का बनाया हुआ हिबियोल देखती है जिस पर एरियल ने माल लिखा होता है। जिसके बाद वो एरियल को ढूंढने जाती है। वो एरियल को नदी के किनारे पाती है जहाँ वो उदास बैठा है। वो उसे गले लगाती है और कहती है, मैं हमेशा तुम्हारी माँ रहूंगी। एरियल वादा करता है कि वो अपनी माँ की रक्षा करेगा। माकिया भी वादा करती है कि वो कभी नहीं रोएगी और मजबूत रहेगी। कुछ साल बाद माकिया एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस के रूप में काम करती हुई दिखती है जहाँ कुछ लोग उसके बारे में काफी कुछ गलत बोलने लगते हैं जो एरियल से देखा नहीं जाता है और वो काफी नशा कर लेता है। नशे की हालत में एरियल माकिया से कहता है कि वो उसकी माँ नहीं है। सब कहते हैं कि तुम दूसरे आदमियों के साथ सोती हो। ये सुन के माकिया गुस्से में उसे एक थप्पड़ लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ हम लीलिया की बेटी को देखते हैं जो अब बड़ी हो गई है। राजा बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसे एक लड़का चाहिए था। वो एक दूसरी लॉफ्स को पकड़ने का हुक्म देता है। वही राजकुमार भी अब लीलिया से नफरत करने लग जाता है। लीलिया बेचारी अकेली पड़ जाती है। उसे अपनी बेटी से भी मिलने नहीं दिया जाता। वो उस सैनिक से कहती है कि वो अकेला नहीं रहना चाहती, इसलिए वो माकिया के साथ रहना चाहती है। इसलिए सैनिक अब माकिया को ढूंढने लग जाते हैं। वहीं पर एक दिन रेस्टोरेंट में माकिया की मुलाकात लैंग से होती है जो अब मेजाटे का सैनिक है। लैंग उसे अपने गांव लौटने के लिए कहता है और उसे बताता है कि राजा के सैनिक उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी माकिया इनकार कर देती है क्योंकि वो एरियल के साथ रहना चाहती है। वो मिडो और उसकी फैमिली को मुसीबत में नहीं डालना चाहती। अगले दिन एरियल लैंग से सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा रखता है, लेकिन लैंग उसे मना कर देता है। तब एरियल लैंग को बताता है, मेरी माँ ने मेरे लिए सब कुछ किया है, अब मेरी बारी है, मैं उनकी रक्षा करना चाहता हूँ। लैंग जो पहले गुस्सा होता है, एरियल का अपने माँ के लिए अटूट प्यार देखकर उसकी मदद करता है। वही माकिया एरियल के जाने से टूट जाती है। वो हिबियोल को पकड़कर रोती है, लेकिन एरियल से किए अपने वादे को याद करके आंसू रोक लेती है। उसी दौरान कोई अंदर आता है और माकिया को पकड़ लेता है। फिर कई साल बाद एरियल वापस आता है और माकिया को आवाज लगाता है पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। फिर उसे पता चलता है कि सैनिकों ने किसी लॉफ्स को पकड़ा है जो लीलिया की एज की है। एरियल लैंग से इस बारे में पूछता है। लैंग उसे बताता है कि वो माकिया नहीं है, तुम चिंता मत करो। फिर हम माकिया को देखते हैं जो हिबियोल देख रही थी। तभी वहाँ करीम आता है। असल में उस दिन करीम ने ही माकिया को पकड़ा था। वो माकिया के बड़े बाल देखकर कहता है, तुम्हें अब अपने अतीत को भूलना होगा, जिसके बाद वो उसके बाल काट देता है। वही एरियल अपनी बीवी के साथ दिखाया जाता है जो माँ बनने वाली है। तभी अचानक मेजाटे पर पड़ोसी देशों का हमला होता है जिसे करीम ने भड़काया है ताकि लीलिया को आजाद कराया जाए। माकिया और करीम लीलिया को बचाने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं। तभी युद्ध के मैदान में माकिया की मुलाकात एरियल से होती है जो अब एक सैनिक है। उनकी आंखें मिलती है और समय जैसे रुक जाता है। तभी एक सैनिक गोली चला देता है और माकिया को वहाँ से भागना पड़ता है। वहीं पर करीम लीलिया के पास आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लीलिया अपनी बेटी को छोड़ने से इनकार करती है। करीम निराश होकर महल में आग लगा देता है ताकि वो अपने साथ लीलिया को खत्म कर सके, पर तभी एक सैनिक उसे गोली मार देता है। वो भागकर एक पेड़ के पास लेट जाता है और वहीं पर रोते हुए मर जाता है। माकिया भागते हुए एक जगह पहुंचती है और उस पल को याद करने लगती है जब एरियल उसे मिला था। तभी उसे एक चीख सुनाई देती है। वो वहां पहुंचती है और देखती है कि डेटा एरियल की गर्भवती पत्नी को बच्चा होने वाला है। माकिया जिसने कभी जन्म नहीं दिया, डेटा की मदद करती है। बाहर युद्ध चल रहा है लेकिन घर के अंदर एक नया जीवन जन्म लेता है। बच्चा जो एरियल जैसा दिखता है माकिया की उंगली कसकर पकड़ता है। ये पल उसे उस समय की याद दिलाता है जब उसने एरियल को गोद लिया था। डेटा माकिया को धन्यवाद देती है और कहती है, मुझे पता है तुम एरियल की माँ हो। माकिया युद्ध के मैदान में लौटकर एरियल को उसके बच्चे के बारे में बताती है। वो कहती है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुम भी अपनी माँ की उंगलियां पकड़े थे, तुमने मुझे जीना सिखाया। एरियल माकिया को माँ कहकर पुकारता है और माफी मांगता है। माकिया लैंग से उसे डेटा और बच्चे के पास ले जाने को कहती है और खुद वहाँ से चली जाती है। वहीं पर लीलिया महल की छत पर अपनी बेटी मेडमेल से मिलती है। वो उसे अपनी आजादी की इच्छा बताती है और कहती है, मेडमेल मुझे भूल जाओ, ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। ऐसा कहकर वो टावर से कूदने वाली होती है, लेकिन माकिया आखिरी बचे रेनाटों की पीठ पर सवार होकर उसे बचा लेती है। हवा में
दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं। लिलिया कहती है, मैं अपने दुख को भूलना चाहती हूँ। माकिया जवाब देती है, हम एक नया जीवन शुरू करेंगे। वे एक दूसरे का हाथ थामे उड़ते हैं, अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए। कई साल बाद माकिया उस गांव में लौटती है जहां एरियल अपने परिवार के साथ रहता था। वहां वह अपने बेटे को अब एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में बिस्तर पर पड़ा देखती है। माकिया कहती है, मैं खुश हूँ कि तुमने एक खुशहाल जीवन जिया। एरियल अपनी अंतिम सांस लेते हुए माकिया को देखता है और कहता है, तुम वापस आ गई। ऐसा कहकर वो अपनी अंतिम सांस लेता है। माकिया उसे हिबियोल से ढक देती है और उसके माथे को चूमती है। वो एरियल की सभी यादों को एक हिबियोल में बुनती है। उसका शिशु होना, पहला कदम, माँ कहना और उसका सैनिक बनना। वो कमरे से बाहर निकलती है, पीछे मुड़कर देखती है और उसकी यादें वापस आती है। एरियल का हंसना, खेलना और बड़ा होना। फिर माकिया एरियल से किए अपने वादे को तोड़ते हुए जोर जोर से रोने लगती है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना।